तो मेरा नाम है प्रथम सक्सेना। मैंने ये चैनल बनाया है द सर्किटग्राम। यहाँ पे हम कवर करेंगे जितने भी इंडस्ट्रियल नीड है इलेक्ट्रॉनिक्स की, यानी आईओटी, एम्बेडेड, सर्किट डिजाइनिंग, चिप डिजाइनिंग, वीएलएसआई सब कवर करेंगे। तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड आपको चीजें सीखनी है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के संग शेयर कर सकते हैं। तो आज मैंने ये जो सीरीज शुरू करी है, इसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक जीरो टू हीरो सीरीज। यहाँ पे हम कवर करेंगे वो कंसेप्ट जो वाइवा में पूछे जाते हैं और अक्सर लोग जो है वो स्किप कर देते हैं अपनी बीटेक के दौरान, या बीटेक भी कर रहे हैं जो स्टूडेंट, वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। इससे उनके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड। क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि लोग आगे बड़े बड़े टॉपिक पढ़ लेते हैं, फोरियर ट्रांसफॉर्म वगैरह सब पढ़ लेते हैं और उनको बेसिक ही नहीं मालूम होते इलेक्ट्रॉनिक्स के। तो उनके लिए मैंने सीरीज स्टार्ट करी है। जिसका फंडामेंटल क्लियर नहीं है वो पूरी ये सीरीज देख सकता है। बेसिक से लेकर, जीरो से लेकर एडवांस टॉपिक हीरो बनाने तक मैंने ये सारे सीरीज में कवर करने वाला हूँ। तो आज का जो टॉपिक है वो है फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, यानी वो बेसिक चीजें जो हमारा फाउंडेशन बनेगी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में, या इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आप करियर बनाते हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं तो उसकी जो कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट है, वो आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इन बेसिक कंसेप्ट में तीन चीजें हमारे पास आती है। सबसे पहली चीज है इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज हम सब ने बचपन में पढ़ा है इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, होता क्या है? दिस इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एनी एलिमेंट कि वो चार्ज शो करे। कैसे? फंडामेंटल प्रॉपर्टी मतलब ऑब्वियसली एटम से रिलेटेड होगी। एटम इज द मोस्ट फंडामेंटल पार्ट ऑफ एनी एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट किससे बने? एटम से बने। ठीक है, एटम का स्ट्रक्चर होता है बीच में न्यूक्लियस, ठीक है, और बाहर होता है एक रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। एक नहीं होते, बहुत सारे होते हैं। मैं एग्जांपल लिया है, या हाइड्रोजन मान सकते हो। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन ले लिया हमने। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है जिसको कहते हैं 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक, यहीं से जो हमारे पास एलिमेंट पे चार्ज आता है वो आता है इलेक्ट्रॉन से, ठीक है, और प्रोटॉन से। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है, और ये होता है माइनस का। अब ये माइनस प्लस क्या है वो मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, तब तक बाकी देख लेते हैं। जब हम न्यूक्लियस को जूम मारते हैं तो न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन आपको दिखेगा और एक न्यूट्रॉन दिखेगा। अच्छा, ये प्रोटॉन क्या है, ये न्यूट्रॉन क्या है? ये भी फंडामेंटल पार्टिकल है इलेक्ट्रॉनिक की तरह। प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है प्लस ई, यानी प्लस का 1.602 इंटू 10⁻⁹ कूलम, और न्यूट्रॉन होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, जीरो चार्ज। क्यों होता है वो भी समझ लेते हैं। ये जो प्रोटॉन है ना, ये बना होता है कुछ एलिमेंट्री पार्टिकल। अब बोलो सर, ये आपने फंडामेंटल पार्टिकल बताए, एलिमेंट्री पार्टिकल्स क्या होते हैं? जब हम क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ते हैं ना, तो इनके अलावा भी एलिमेंट्री पार्टिकल्स आते हैं जिनसे ये बने हुए हैं। ठीक है, तो प्रोटॉन, एक्चुअली में जो प्रोटॉन बना होता है वो कुछ उसका स्ट्रक्चर इस टाइप का होता है। जब हम प्रोटॉन को जूम मारते हैं तो प्रोटॉन के अंदर क्वार्क्स होते हैं। ठीक है, दो अप क्वार्क, एक डाउन क्वार्क, जिससे जुड़ा हुआ है इसको हम कहते हैं ग्लूऑन्स। तो आप, ये है क्वार्क्स और ये है ग्लूऑन। तो प्रोटॉन जो बना है वो बना है क्वार्क्स और ग्लूऑन से। ठीक, अप क्वार्क का जो चार्ज होता है वो होता है 2/3e, और डाउन क्वार्क का जो चार्ज होता है वो होता है 1/3e माइनस का। तो इसमें आपको दिख रहे दो, एक प्रोटॉन के अंदर दो अप क्वार्क है, यानी 2u, यानी 2 इंटू 2/3e कितना हुआ? 4/3, माइनस में 1 क्योंकि 1 एक डाउन क्वार्क है, माइनस 1/3e, ये हो गया 3/3e यानी 1e। इस वजह से एक चार्ज होता है इस पे प्लस का। ठीक, अब प्लस क्यों है, प्लस क्या दर्शाता है वो भी बता दूंगा। प्लस माइनस मतलब हमने यहाँ पे भी तो माइनस लिया है, क्यों लिया है तो वो भी बता दूंगा। अभी के लिए समझो, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे बराबर चार्ज होता है, बस साइन अपोजिट होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, प्रोटॉन पे पॉजिटिव। वहीं अगर न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन में कहाँ समझा, यहाँ पर समझा देता हूँ। ये बना होता है दो डाउन क्वार्क से, एक अप क्वार्क से, ये हो गया न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का स्ट्रक्चर दो डाउन क्वार्क, एक अप क्वार्क,
इसका दो डाउन क्वार का मतलब है 2/3 E माइनस का, और एक अप क्वार का मतलब है 1/3 E प्लस का। ठीक है, ओके, सॉरी 2/3 E प्लस का, प्लस करेंगे तो ये आएगा, 2/3 से 2/3 कैंसिल, बचेगा 0। इस वजह से न्यूट्रॉन पे जो ओवरऑल चार्ज होता है वो होता है 0। ठीक, आई थिंक तुम्हें समझ में आ गया। अब बात करते हैं माइनस कहां से आया प्लस कहां से आया। सिंपल कंसेप्ट है माइनस और प्लस का। साइंटिस्टों ने देखा कि जब कोई चार्ज पॉजिटिव, उसको हम लिख रहे हैं, मतलब साइंटिस्टों ने पॉजिटिव तब लिखा जब वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकाल रहा हो। तो कोई ऐसा पार्टिकल जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड डाइवर्ज कर रहा है, निकाल रहा है, उसको साइंटिस्टों ने पॉजिटिव चार्ज का नाम दिया। और वहीं कोई चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कन्वर्ज कर रहा है, यानी इकट्ठी कर रहा है एक पॉइंट पे, उसको साइंटिस्टों ने नाम दिया नेगेटिव चार्ज का। आई थिंक तुम समझ में आ गया। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, रिवीजन के लिए बता दूं, एक बेसिक प्रॉपर्टी है मटेरियल की, फंडामेंटल इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल, जो दर्शाती है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कैसा बिहेव करेगा। ठीक है, इसका जो यूनिट है वो होती है कूलम। क्या होती है बेटा, कूलम। ठीक, कूलम होती है इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट। आई थिंक तुमको समझ में आ गया। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव क्यों है वो समझ में आ गया, न्यूट्रॉन 0 क्यों है वो समझ में आ गया, और प्रोटॉन पे 1+ का चार्ज क्यों है E का वो भी समझ में आ गया। अंदर का स्ट्रक्चर हमने देख लिया। उसके आगे बात करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज से आगे बढ़ते हैं। इसकी यूनिट कूलम है, याद रखना। थोड़ी तेज तो नहीं लग रहा, मैं थोड़ा बताना मेरे को कमेंट में कि तेज तो नहीं है, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये हमने बचपन में पढ़े हैं। क्लियर कर रहा हूँ, तो आई थिंक तुम मेरे संग संग चल लोगे। अगर तुम्हें स्पीड तेज लग रही है तो कमेंट में बताओ, मैं इसको स्लो पढ़ाऊंगा। अगली फंडामेंटल प्रॉपर्टी जो आती है इलेक्ट्रॉनिक्स में वो आती है, क्या आती है, इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज तो हमने पढ़ लिया ना, इलेक्ट्रिक करंट। अब ये क्या है सर, ये क्या है, इमेजिन करो कोई भी एक मटेरियल है, अभी हमने इलेक्ट्रॉन पढ़े, वो इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं, इसमें भाग रहे हैं। अब बोलोगे सर इलेक्ट्रॉन ही क्यों भाग रहे हैं, कुछ और भी तो भाग सकता है। इलेक्ट्रॉन फ्रीली घूमते हैं, जनरली फ्रीली घूमते हैं कंडक्टर के अंदर। कंडक्टर है ये, कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन फ्री घूम रहे होते हैं, इसलिए ये भाग रहे हैं। तो हम जो मोबिलिटी देखते हैं वो इलेक्ट्रॉन की कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि ये ही एक मोबाइल चार्ज कैरियर है। जब हम सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे तब इसके बारे में पढ़ेंगे। प्रोटॉन नहीं भाग पाते, क्यों नहीं भाग पाते, प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर है, एक जगह स्टक है, तो इलेक्ट्रॉन भागते हैं। अच्छा, आपने एक होल्स भी पढ़े होंगे, थोड़ी बहुत बता देता हूं। अगर एटम से इलेक्ट्रॉन निकल गया, भाग रहा है, तो यहाँ कुछ छोड़ के जाएगा, उसको हम कहते हैं होल। तो होल जितना छोड़ते जाएगा, जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो होल इधर जाते जाएंगे। तो ये जो होल है, इलेक्ट्रॉन है, ये मोबाइल चार्ज कैरियर्स है। ठीक है, अब भाग रहे हैं इलेक्ट्रॉन वगैरह, इसलिए भाग रहे हैं। लेकिन इनका रीजन क्या है, क्यों भाग रहे हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड, कि भाई ये इलेक्ट्रॉन को भूत चढ़ा है भागने का, अपने आप क्यों भागेंगे, कोई ना कोई रीजन तो होगा। वो मैं आगे बताऊंगा, इसी वीडियो में बताऊंगा कि ये क्यों भाग रहे हैं। तब तक ये समझते कि ये इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं। और मैंने कोई डिवाइस लगा दिया भैया यहाँ पे, और मैंने अपनी घड़ी ले ली, और मैं यहाँ कैलकुलेट करूंगा कि भाई 1 सेकेंड, सिर्फ और सिर्फ 1 सेकेंड में ये डिवाइस बताएगा कि इस जगह से कितने इलेक्ट्रॉन पास हुए। मान लो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास हुए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास हो गए 1 सेकेंड के अंदर, 1 सेकेंड में n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास हुए। अच्छा, मैथ्स का सिंपल कंसेप्ट, यूनिटरी मेथड। अगर 2 रुपए की एक पेंसिल है तो 10 पेंसिल कितने की हुई, 20 रुपए की। ऐसे ही एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज अगर E है तो n इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा Ne। तो
तो कितना चार्ज पास हुआ 1 सेकंड में, टोटल एन ई चार्ज अपॉन में 1 सेकंड। इसी को हम कहते हैं, जितना चार्ज टोटल पास हो रहा है 1 सेकंड में एक पॉइंट पे से या जगह पे से, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट यानी आई। ठीक, अब कैपिटल आई भी लिख सकते हो, ठीक है, ये कहते हैं। अब बोलोगे सर ये क्या आप चीज बता रहे हो, हमने तो ये पढ़ा था आई इजिकल टू क्यू अपॉन में टी। तो बेटा यही तो है, टी हमने कितना लिया 1 सेकेंड, चार्ज कितना आया एन इंटू ई, तो वही तो आ गया एन ई। तो यही तो फॉर्मूला है ये। तो ये कहाँ से आया, यहाँ से। ठीक, अब ना किताबों में, फिजिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी इसको हम ऐसे भी लिखते हैं। अब ये क्या है सर, ये कहाँ से ले आया, ये डी डी कहाँ से लगा दिया। अगर ये डी समझ में नहीं आ रहा मतलब तुमने मैथ्स नहीं पढ़ी 12th में। ये डी है डिफरेंशिएशन का। डिफरेंशिएशन क्या होता है मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, थोड़ा बता देता हूँ चलो डिफरेंशिएशन का भी। बोलो सर आप तो ऐसी डिफरेंशिएशन लिख दिया, बताओ तो हमें क्या होता है। मैं मैथ्स का टीचर नहीं हूँ, पहले बता दूं। आती है मैथ्स वो अलग बात है, लेकिन मैथ्स का टीचर नहीं हूँ मैं तुम्हें, लेकिन ये समझा सकता हूँ क्या होता है डिफरेंशिएशन। और टी क्या है, टाइम। ठीक, और क्यू क्या है, चार्ज है। डी डिफरेंशिएशन का वो है। इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन समझो, डी अपने आप समझ में आ जाएगा। इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन है द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट टाइम, या रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ यूनिट टाइम। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ यूनिट चार्ज, और यूनिट चार्ज कह रहा हूँ, इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ यूनिट टाइम। लिख देता हूँ मैं, समझ में आएगा। ठीक, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ टाइम इंटरवल, कुछ भी कह सकते, यूनिट टाइम कह सकते हो। ठीक है, वो होता है आई इजिकल टू क्यू बाई टी। मान लो ये टी में बहुत छोटा कर दूं, रेट बहुत छोटा, टाइम इंटरवल बहुत छोटा, बहुत ही छोटा कर दिया, तब आई हो जाता है डी क्यू बाय डी टी। अब ऐसा क्यों है, वाई, वाई रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज है, ये हमें पिछले उससे पता चल गया जब हमने कैलकुलेट करा था। ये कहाँ से आया वो समझते हैं। कोई भी चेंज हम देखते हैं, मान लो क्यू और टी का ग्राफ है, ठीक है, कोई भी ग्राफ मैंने ऐसे ही बना दिया क्यू और टी का। क्यू चेंज हो रहा है टाइम के साथ, ठीक है, कितना चेंज हो रहा है वो बताता है इसका स्लोप। स्लोप यानी एम। थोड़ी सी मैथ्स पढ़ा देता हूँ, छोड़ो पढ़ लो। तो जब मैं देखता हूँ कोई भी 2 पॉइंट पे, तो जब इसको जूम मारूंगा ना, जूम करूंगा, यहाँ पे एक T1 T2 है, T1 टाइम पे यहाँ पे कोई Q2 चार्ज था, T2 टाइम पे Q1 चार्ज है। तो जब मैं इसको लिखूंगा तो वो ऐसा कुछ दिखेगा, थीटा Q1, ओ सॉरी T1 T2 Q1 Q2, ये कितना हो जाएगा, डेल Q हो जाएगा। डेल Q मतलब Q2 माइनस Q1 ही हमारा ये लेंथ होगी, ये T2 माइनस T1 होगी यानी डेल T। ठीक है, अब जो स्लोप होता है ना हमारा स्लोप, ये एम 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 होता है हमारे टेन थीटा के बराबर। टेन थीटा यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस डेल क्यू अपॉन में डेल टी। ये आ गया हमारा चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। मतलब इसमें जो ग्राफ में जो स्लोप होगा, स्लोप इसका करंट होगा। अगर हमें इसमें करंट निकालना किसी भी टाइम इंटरवल पे, हमें उसका स्लोप निकालना पड़ेगा। ठीक, अब बात करते हैं, मैंने लिखा था कि भाई जब टाइम इंटरवल की बात हो तो फॉर्मूला ये है, और टाइम इंटरवल मैं कर दूं इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल, मतलब इंस्टेंस ऑफ टाइम, इंस्टेंस ऑफ टाइम ऐसे, इंस्टेंस, इंस्टेंस बाय टाइम, मतलब ये बहुत छोटा हो जाए, बहुत ही छोटा इंटरवल हो जाए, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल, बहुत छोटा। तो उसके लिए क्या होगा, जो हमारा फॉर्मूला है m इजिकल टू डेल क्यू अपॉन में डेल टी, ये हमारा I है, डेल क्यू अपॉन में डेल टी। तो इसी को हम क्या कर देंगे, लिमिट लगा देंगे, डेल टी टेंस टू 0, डेल क्यू अपॉन में डेल टी, ये हो गया।
अब ये इन्फाइनेटेसिमली स्मॉल जब होता है टी, तब हमारा एक फॉर्मूला आता है LH वाला फॉर्मूला, मैं थोड़ा मैथ्स में बता रहा हूँ ना, तो LH प्रिंसिपल होता है। तो उस प्रिंसिपल पे क्या होता है कि हम उसको डिफरेंशिएशन करते हैं, इसी को हम कहते हैं डी क्यू अपॉन में डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ करेंट चार्ज इन इंस्टेंस ऑफ टाइम। ये आ गया हमारा आई। तो आई का एक ये फॉर्मूला भी हमारे पास डिराइव हो गया यहाँ से, ठीक। इसकी यूनिट क्या होती है, तुम कह सकते हो क्यू अपॉन में टी है, यानी कूलम सेकंड इनवर्स हो सकता है। इसी को एक साइंटिस्ट एम्पेयर ने अपना नाम दे दिया एम्पेयर, ठीक है। अब इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल समझते हैं। प्रैक्टिकल हमने ये एम्पेयर कहाँ देखा है, कहीं तो देखा होगा। तो ये सब चीज प्रैक्टिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं अपन, केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे, ठीक है। हमने ये चीज कहाँ देखी है, एम्पेयर। जनरली तुम्हारे पापा लोग या तुम भी कभी स्विच या फिर सॉकेट लेने गए हो तो उसकी रीडिंग होती है 5 एम्पेयर का सॉकेट, 6 एम्पेयर का सॉकेट, 16 एम्पेयर का सॉकेट। तो जनरली ये एम्पेयर रीडिंग बताती है कि इसकी लोड बेयरिंग कैपेसिटी कितनी है। लोड मतलब करंट, कोई चीज कितना लोड ले पाएगी वो होता है करंट, कितना करंट ले पाएगी। मान लो मैं यहाँ पे हीटर लगा दूं, ठीक है, और ये है 5 एम्पेयर का हीटर, चलेगा 16 एम्पेयर का सॉकेट चाहिए उसको, आपने 5 एम्पेयर पे लगा दिया। 5 एम्पेयर पे रोड है क्या इलेक्ट्रॉन्स को भागने की, करंट ज्यादा, तो 16 एम्पेयर है तो ये 16 एम्पेयर का करंट ड्रॉ करेगा, मतलब इतना सारा करंट खींचेगा, बहुत सारा करंट आएगा। करंट ज्यादा, चार्ज ज्यादा, चार्ज ज्यादा, तो इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा निकलेंगे। जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर रहा है ये अपने संग, तो उसके लिए उसको रोड भी तो चाहिए, जगह भी तो चाहिए ड्रॉ करने के लिए। मान लो ये 6 एम्पेयर का है तो वो उतना ही चार्ज ड्रॉ कर सकता है, निकाल सकता है अपने अंदर से, लेकिन आप उससे 16 निकालोगे, मतलब खूब सारे इलेक्ट्रॉन जरा सी जगह में से निकलेंगे तो हीट पैदा होगी। इस वजह से ये सॉकेट आमतौर पर जल जाते हैं। अगर आप इस पे हीटर लगा देते हो ये गर्म हो जाते हैं, छू के देखना, हीट हो जाते हैं। इसी वजह से होता है क्योंकि 6 एम्पेयर के लिए जगह कम होती है। 6 एम्पेयर का लोड अगर लगा रहे हो, इतना करंट ड्रॉ कर रहे हैं कोई डिवाइस, तो उसके लिए रोड पतली है। 16 एम्पेयर का सॉकेट मोटा होता है कि उसको जगह उतनी चाहिए इतना करंट निकालने के लिए। तो 16 एम्पेयर का अगर आप लगाते हो तो ये गर्म हो जाता है जनरली। तो ये इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल है करंट का। अब बात करते हैं तीसरा टॉपिक, जो तुम्हारा एक क्वेश्चन का आंसर देगा। बताता हूँ क्या क्वेश्चन था, याद करो तब तक मैं लिखता हूँ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसको हम कह सकते हैं वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ आल्सो, ठीक है। ईएमएफ थोड़ा अलग होता है, वो भी बता दूंगा, पर ये समझो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। एक्चुअली दिस इज ये क्या है और ये क्या चीज है वो तुम्हारा आंसर देगा। हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था कि भाई इलेक्ट्रॉन्स है, अच्छी बात है मूव कर सकते हैं, लेकिन मूव कर क्यों रहे थे, इलेक्ट्रिक करंट जब पड़ रहे थे उसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, बिना वजह के तो मूव नहीं करेंगे। उसको जो मूव करा रहा है वो करा रही है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कैसे करा रही है, क्यों करा रही है, वो समझते हैं। हाँ समझते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन मूव क्यों हो रहा है, वाई इलेक्ट्रॉन आर मूविंग इन अ सर्किट, क्यों कर रहे हैं। सबसे पहले मैं बाकी प्रोफेसरों की तरह नहीं पढ़ाता कि मैं डेफिनेशन बताऊं और तुम रट लो, हो गया काम, उससे कुछ नहीं सीखने वाले। इसको समझो, मान लो एक बंदा, कोई भी नाम दे देते हैं, रॉक, रॉक नाम दे दिया। रॉक बंदा है जिसकी गर्लफ्रेंड है सालसा करके, ठीक है, ठीक। इसने इसको धोखा दे दिया या छोड़ गई, काट दिया इसका, जो तुम कह सको। रॉक को धोखा मिल गया, रॉक है डिप्रेस, वो गया
एक बिल्डिंग में, और उसने सीढ़ी चढ़ी है, एलिवेटर से ऊपर चला गया और यहाँ खड़ा हो गया और कह रहा है सुसाइड सुसाइड सुसाइड, और मैं कूद रहा हूँ, पर वो कूदता नहीं है, नहीं कूद रहा। वहीं उसके पीछे सालसा आ जाती है रॉक के पीछे और इसको धक्का दे देती है और रॉक भाई साहब गिर जाते हैं। ठीक है, रॉक भाई साहब गिर रहे हैं। अब ये गिरे क्यों? तुम्हारा आंसर, इलेक्ट्रॉन मूव किए क्यों और ये गिर क्यों रहे हैं? सेम ही रिप्लाई है दोनों आंसर क्वेश्चंस का। क्या है कि जब ये भाई साहब चढ़ के गए ऊपर, इन्होंने अपने संग क्या कैरी करी? एक पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी ये भाई साहब अपनी बढ़ाए। ऊपर जाने में एनर्जी लगती है ना, अभी एनर्जी स्टोर कहाँ होगी? पोटेंशियल एनर्जी के रूप में, जिसको हम कहते हैं mgh। mgh यहाँ पे क्योंकि हाइट है 0, तो ये हो जाएगी mg इंटू 0 यानी 0। ये हो गया 0 पोटेंशियल एनर्जी, और ये हो गई प्लस mgh यानी पॉजिटिव h प्लस mgh पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे हो गई। ठीक, अब आप गौर करो, इनको मूव कराने के लिए पहले नीचे जमीन थी। ठीक है, जैसे ही सालसा ने धक्का दिया जमीन हट गई, अब रास्ता मिल गया इनको मूव करने के लिए। ठीक है, एयर मान लो मिल गई इनको मूव करने के लिए, अब ये मूव हो सकते हैं। तब ये एनर्जी कन्वर्ट होके किस में कन्वर्ट हो गई? हाफ mv², यानी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। अब ये हो गई काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट, और ये मूव करके नीचे आ गए। कहां तक जाएंगे? जहां पे ये पोटेंशियल एनर्जी इनकी 0 ना हो जाए। अब मैं कहूँ यही कारण है इलेक्ट्रॉन के मूव करने का, तो मुझे अरे सर कुछ तो भी बकते हो यार, ये थोड़ी होता है यार, हमने तो ऐसा नहीं पढ़ा, इलेक्ट्रॉन को कौन धक्का दे रहा है, कैसे नीचे गिर गया। तो क्या होता है, कोई भी बैटरी हो या कोई सोर्स हो इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, मान लेते कोई सोर्स है, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं। ठीक है, अभी तक सालसा ने इनको धक्का नहीं मारा है। ठीक है, इनको धक्का कैसे लगेगा जब तक इनके पास पाथ नहीं आ जाता। अगर मैं यहाँ से रॉक भाई साहब की जमीन हटा देता तो गिरने लगते, अगर ये धक्का भी नहीं मारती तो भी गिरने लगते। मतलब ये जमीन क्या थी? बैरियर का काम कर रही थी, तो ये बैटरी अभी बैरियर का काम कर रही है। जैसे ही मैंने इनको रास्ता दिया, मतलब हवा दी, ये हटा दिया बैरियर, अब क्या हुआ? ये भाई साहब मूव करके नीचे आ रहे हैं। वैसे ही अगर मैं यहाँ पे इसको रास्ता दे दूं निकलने का इलेक्ट्रॉन को, अभी तक रास्ता नहीं था, जैसे ही सालसा ने धक्का दिया ये रास्ता आ गया, जमीन हट गई, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करने लग गए? मूव करने लग गए। अब इलेक्ट्रॉन मूव क्यों कर रहे हैं? कोई पूछे तो वो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं उनके अंदर स्टोर पोटेंशियल एनर्जी की वजह से, और यहाँ 0 है पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ mgh है, तो टोटल कितनी पोटेंशियल डिफरेंस हुआ? mgh का। तो ये मूव किस वजह से कर? mgh यानी पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। यहाँ 0 थी mgh पोटेंशियल डिफरेंस। वही चीज यहाँ पे भी है, यानी वोल्टेज है ना, वोल्टेज। ठीक, तो उतना जितना वोल्ट में है, यानी जितना पोटेंशियल डिफरेंस है, वो कारण बनेगा इसको यहां से यहां मूव कराने के लिए। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे मूव कर रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रॉन को मूव कराने का कारण क्या है? धक्का या पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल डिफरेंस, जो कह लो। अच्छा, ये मूव किस में से करेंगे? वो करते कोई रास्ते में से, और रास्ता ऐसा होना चाहिए जिसमें कम से कम पोज हो। अक्सर हमने देखा है गोल्ड, सिल्वर, ये अच्छे कंडक्टर हैं, लेकिन हम लोग यूज नहीं करते। क्यों नहीं यूज करते? ये बहुत महंगे हैं, इनको कौन कन्वेंशनली यूज कर पाएगा। तो इनको यूज करते हैं हम इसकी जगह, जो इसके बाद आता है कंडक्टिविटी में, जिसका नाम है कॉपर, और फिर आता है एल्यूमिनियम। अक्सर देखा तुम्हारे पापा लोग हमेशा कॉपर की मोटर प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू एल्यूमिनियम मोटर, क्योंकि कॉपर की कंडक्टिविटी ज्यादा, अच्छे से मूव कर पाएंगे इलेक्ट्रॉन। समझ गए? ठीक है, अब हम बात करते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस थ्योरेटिकली क्या होता है।
जो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं। ये थ्योरेटिकली क्या होता है, प्रैक्टिकली तो मैंने तुम्हें बता दिया। थ्योरेटिकली होता है वर्क डन टू मूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इंफिनिटी टू अ रेफरेंस पॉइंट। मतलब तुम इलेक्ट्रॉन को उठा के एक पॉइंट पे ले गए, तो जो तुमने वर्क किया वही पोटेंशियल डिफरेंस होता है। भैया रॉक जी हमारे बिल्डिंग में चढ़ के गए, उनने जो वर्क किया वो आया mgh, ठीक है, वही उनका पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। वही वही इलेक्ट्रॉन को किसी इंफिनिटी से, मतलब कहीं से भी तुम उठा के एक पॉइंट पे लेके आए, तो जो वर्क हुआ उसी को तो हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, v कहते हैं। अब तुम्हें समझ में नहीं आ रहा होगा, इसका फॉर्मूला जो होता है W/Q होता है। किसी भी इलेक्ट्रॉन यानी पर यूनिट चार्ज, W/Q वर्क डन। मान लो इसको वर्क किया हमने कुछ mgh, ठीक है, इस पे कुछ वर्क किया, इसको उठा के इन्फिनिटी से एक रेफरेंस पॉइंट पे लाने के लिए, वही वर्क डन v के बराबर होता है, क्योंकि q की वैल्यू हमने 1 कर दी, तो W/1 बराबर W ही हो गया, v बराबर W हो गया। तो ये हमारा वर्क डन हो गया। वर्क डन के बराबर आ गया कि एक इलेक्ट्रॉन को एक रेफरेंस पॉइंट पे इंफिनिटी से लाने में जो वर्क डन किया वही हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है। इसकी जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है वोल्ट्स, ठीक है, वोल्टा के ऊपर है, वोल्टा करके कोई था इंजीनियर, उसने वोल्ट्स रख दी, इसके नाम पे रख दी इसकी वोल्ट्स, ऐसा यूनिट, ठीक है। आई थिंक तुम्हें समझ में आ गया होगा। फॉर्मूला इसका W/Q है, ठीक, याद रखना ये चीज। अब बात करते हैं कि यार जो इनको रोड चाहिए इलेक्ट्रॉन को भागने के लिए, वो होती है कंडक्टर। अब कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होते हैं, और पोटेंशियल डिफरेंस का क्या रोल है उनमें, तो वो भी बात कर लेते हैं। तो बचपन से हम लोगों ने जो इलेक्ट्रॉन और इंसुलेटर और कंडक्टर की डेफिनेशन पढ़ी है, वो क्या पढ़ी है कि इंसुलेटर वो है जो करंट को बहने ना दे अपने अंदर से, और कंडक्टर वो जो बहने देते हैं, राइट, या जो अपोज करे। देखो भाई, हर एक मटेरियल अपोज करता है, हर एक अलाउ करता है इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने के लिए, अपोज भी करते हैं, कोई कम अपोज करता है, कोई ज्यादा अपोज करता है। ये डेफिनेशन जिस बेसिस पे हुई है वो हमारे डे टू डे वोल्टेज रिक्वायरमेंट के हिसाब से, यानी हम जो घर के अंदर यूज करते हैं वो करते हैं 230 वोल्ट AC, और हमने कहीं DC सर्किट अगर हमने कहीं देखे अपने घरों में तो वो होते 12 वोल्ट, 9 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, 3 वोल्ट, 20 वोल्ट, ऐसी DC देखी होगी। इन पे जो हम रास्ता दे दें इलेक्ट्रॉन को जाने के लिए, अगर वो रास्ता मटेरियल, कोई भी मटेरियल दुनिया जहां का, अगर इन वोल्टेज, और वोल्टेज को मैं कहूंगा यहाँ पे धक्का, एक्चुअली वोल्टेज जो है धक्के का काम करता है किसी भी इलेक्ट्रॉन को मूव कराने के लिए। बताओ ये इलेक्ट्रॉन है कि ये अपनी जगह से हिलेगा नहीं जब तक मैं इसको धक्का ना दूं, ठीक है, और वो धक्का कौन दे रहा है, वोल्टेज, ठीक। तो वही चीज है, ये धक्का है, अगर इतना धक्का है हमारे पास और मटेरियल उसको अपोज करे फ्लो होने से, तो वो हो गया वुड, प्लास्टिक, जिसको हम कहेंगे इंसुलेटर, जो अपोज करे इस धक्के पे, और वही इस धक्के पे जो अलाउ कर देता है उसको हम कहेंगे कंडक्टर, यानी कॉपर, एल्यूमिनियम, जितने भी मेटल्स हो गए सारे कंडक्टर होते हैं, ठीक। अब मैं कहता हूं कि भाई ये डेफिनेशन इंसुलेटर कंडक्टर हमने बचपन में पढ़ी है, लेकिन हर एक इंसुलेटर ऐसा नहीं है वुड है तो ये तुम्हें इसमें से करंट पास नहीं हो सकता है, कैसे होगा वो भी बता रहे। दो एग्जांपल लेते हैं। तुम बोल रहे होंगे सर यार सर पागल हो गए हैं, ये वुड कैसे एक कंडक्टर हो सकता है, क्योंकि वो तो इंसुलेटर है, कैसे हो सकता है। बोलोगे सर अगर आप उसको पानी में भिगो दो तो पानी नमक वाला पानी होगा, तो वो तो कंडक्टर आपने डाल दिया ना, वुड कैसे कंडक्टर हो सकता है, तो वो समझते हैं। मान लो ये सॉकेट है हमारे पास घर पे लगा हुआ, हमने इसकी लाइन और
लाइन और न्यूट्रल वायर हमने लगा दी एक वुडन केन से, यानी वुडन केन, यानी केन का मतलब क्या होता है अंग्रेजी नहीं मालूम तो डंडा बोलते हैं इसको, ठीक है डंडा बोलते हैं। वुडन केन पे अगर हमने ये लगा दी वायर और तुम यहाँ पकड़ रहे हो इसको, तो क्या तुम्हें झटका लगेगा? नो। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि धक्का 230 वोल्ट का, हमने अभी पढ़ा 230 वोल्ट पे इंसुलेटर है, नहीं पास करेगी। लेकिन यही मैं अगर इसमें से कंडक्टर बना दूं, वुड को कैसे बनाऊंगा बिना कंडक्टर ऐड किए? आप हाँ सही समझे, धक्के को बढ़ा दो, धक्का बढ़ा दिया। अगर इलेक्ट्रॉन पे इतना धक्का है, इतनी तेज इस पे धक्का दे रहा हूं, आगे कुछ भी होगा, मान लो यहाँ पे मैं ये धक्का दे रहा हूं, यहीं अगर बुलेट होती तो पार हो जाती। तो क्योंकि बुलेट के पास इतना मोमेंटम है, इतना धक्का है इसके पार होने का, ठीक है, लेकिन अभी इसके पास धक्का इतना है नहीं। तो वही चीज इसके अंदर है, अभी वुड के पास धक्का इतना है नहीं इलेक्ट्रॉन के पास कि वो इस तरह से पार हो सके। लेकिन अगर मैं धक्का बहुत ज्यादा कर दूंगा, वुड मैं कहता हूँ भाई किसी की औकात नहीं है फिर वो रोक सके इलेक्ट्रॉन को, अगर मैं धक्का बहुत ज्यादा कर दिया। मान लो मैंने धक्का इतना कर दिया, और मैं वुड का भी बाप ले लेता हूँ, पेड़ ही उठा लेता हूँ। ये पेड़ आ गया अपने पास, बहुत मोटा होता है पेड़ का तना, ठीक है, उसके अंदर बहुत वुड होती है भर के, ठीक है। नीचे ग्राउंड है, ग्राउंड मतलब समझते हो ना, ग्राउंड जमीन। और ये है हमारे पास बहुत सारा धक्का, यानी 20 लाख वोल्ट। कभी भी लाइटनिंग होती है, बादलों के बीच में ह्यूज अमाउंट ऑफ पोटेंशियल क्रिएट होता है, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, वो इतने वोल्टेज कैरी करती है अपने साथ। जैसे ही लाइटनिंग इस पे हिट करेगी, अक्सर देखा होगा किसी भी वुड पे जब लाइटनिंग हिट करती है उसको अंदर से खोखला कर देती है। खोखला यानी जहां जहां से इलेक्ट्रॉन गए होंगे वो आने वाली जितनी भी रेजिस्टेंस है वुड की, वुड का देखो भाई, वुड रेजिस्ट तो करेगा ही, ठीक है, कम करे ज्यादा करता है रेजिस्टेंस, रेजिस्ट कर रहा होगा, लेकिन उसकी औकात नहीं होगी इलेक्ट्रॉन को रोक दे, क्योंकि उसके पास इतना धक्का है, वो चीरते वो निकल गए होंगे। अगर रेजिस्टेंस आएगी, रेजिस्टेंस करेंगे तो ये हीट क्रिएट करेंगे जिससे आग लग जाती है पेड़ में, और ये तना खोखला हो जाता है और ये पूरा का पूरा ग्राउंड हो जाता है। जो बंदा था वो ग्राउंड पे गिरा, पोटेंशियल अल्टीमेटली ग्राउंड होना है, इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड में जाना है, इसलिए हमेशा हम टर्मिनल को एक को ग्राउंड हम लिखते ही हैं, सर्किट के अंदर ग्राउंड लिखते हैं ना, वो यही रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। आई थिंक तुम्हें ये चीज समझ में आ गई होगी। अब तो यहाँ वुड क्या हो गई? कंडक्टर हो गई। क्यों? धक्का हमारे पास बहुत था। वहीं अगर तुम रबड़ के शूज पहन लो मोटे मोटे सेफ्टी वाले, और उठा के 20 किलो वोल्ट की जो ट्रेन की लाइन है वो पकड़ ली तुमने, तुम तब भी भस्मासुर बन जाओगे क्योंकि रेजिस्ट करेगी बॉडी, आग लग जाएगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन को पार होना ही है, समझ रहे हो ना? तो वही चीज है। अब बात करते हैं कन्वेंशनल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी मैंने तुम्हें इलेक्ट्रिक करंट में एक चीज नहीं बताई थी। क्या नहीं बताई थी? कि भाई अगर ये नेगेटिव है, सॉरी, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, और मैं इस पर रास्ता दे दूं इलेक्ट्रॉन को चलने के लिए, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे करके पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। क्यों जाएंगे? कि नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करता है, सेम चार्ज रिपेल करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल, ठीक है, अट्रैक्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन ऑब्वियस सी बात है यहाँ से रिपेल होके यहीं पे जाएंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जाएंगे, और पॉजिटिव से ठीक है जाएंगे। इसका जो कन्वेंशनल फ्लो, इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऐसे हुआ, इसका जो कन्वेंशनल फ्लो होता है उसको हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। कन्वेंशनल फ्लो मतलब इसके अपोजिट जो फ्लो क्रिएट हुआ इलेक्ट्रॉन के जाने से, उसको हम कहते हैं आई, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट जहां पे जाएगा उसको हम कहते हैं ग्राउंड। इलेक्ट्रॉन के लिए ग्राउंड क्या था? ये। इलेक्ट्रिक करंट के लिए ग्राउंड क्या होगा? नेगेटिव टर्मिनल। इसलिए हम सर्किट में कहीं पे भी नेगेटिव टर्मिनल देखते हैं
उसको हम क्या कह देते हैं, ग्राउंड। तो हमारा एक फंडामेंटल टॉपिक क्रिएट कंप्लीट हो गया कि हम ग्राउंड क्यों कहते हैं, किस चीज को ग्राउंड कहते हैं, जहां पे नेगेटिव टर्मिनल होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमारे कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, ग्राउंड की तरफ जाएंगे। जैसे मैंने तुम्हें पोटेंशियल एनर्जी के एग्जांपल पे बताया था, इलेक्ट्रॉन के लिए ग्राउंड क्या है, ये। हम जो इलेक्ट्रिक सर्किट में पढ़ते हैं वो इलेक्ट्रॉन थोड़ी देखते हैं, हम कन्वेंशनल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन देखते हैं। कन्वेंशनल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इसके जो अपोजिट डायरेक्शन में गया, मैं दूसरे उससे बता देता हूँ, अपोजिट डायरेक्शन में जो गया उसको हम कहते हैं करंट। कन्वेंशनल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। और जिस जहां पे जाएगा, ये डंप होगा, डंप हो रहा है जहां पे, वो उस जगह को कहते हैं ग्राउंड। इलेक्ट्रॉन का ग्राउंड पॉजिटिव टर्मिनल, अपने करंट का ग्राउंड क्या है, नेगेटिव टर्मिनल। इसलिए हमेशा नेगेटिव टर्मिनल को ग्राउंड कहा जाता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब दो टॉपिक और हैं, वो और देख लेते हैं फटाफट, और ये टॉपिक खत्म हो जाएगा एक पार्ट फंडामेंटल का। सबसे पहले पहला टॉपिक, एक और टॉपिक है, इसका नाम है एनर्जी। अबे अबे हमने वो पढ़ा था पोटेंशियल डिफरेंस, अब हम एनर्जी की बात कर रहे हैं और पावर की बात कर रहे हैं। पावर, पावर यानी वोल्टेज इनटू करंट, वोल्ट इनटू करंट। ठीक है, यूनिट होती है वॉट, वॉट होती है, वोल्टेज इनटू करंट होता है इसका फॉर्मूला। ठीक, समझ लो। ये हमने कहाँ देखा है प्रैक्टिकली, जैसे मैंने एम्पेयर बताया था, कहाँ देखा है, ये आपने देखा होगा जब हम बल्ब लेते हैं, सही समझे, बल्ब लेते हैं, बल्ब लेते हैं 40 वॉट का बल्ब, 100 वॉट का बल्ब, एक्चुअली में क्या बता रहा है कि कितना करंट कंज्यूम कर रहा है, कैसे, वोल्टेज तो सबके लिए सेम ही है ना, 230 वोल्ट सेम है सबके लिए। जब हम घर में लगाते हैं 40 वॉट का बल्ब कम करंट लेगा, 100 वॉट का बल्ब ज्यादा करंट लेगा। वहीं जब हम हीटिंग रॉड देखते हैं तो जो 2000 वॉट की होती है, अवन होते हैं 2000 वॉट के, तो ये बता रहे हैं कि भाई 230 वोल्ट की तो आपकी वोल्टेज है ही, लेकिन इनटू करंट इजिकल टू 2000 वॉट बता रहा है, तो आई हमारा 2000 अपॉन में 230 हो गया, तो कितना करंट ड्रॉ कर रहा है वो भी बता रहा है वॉटेज। तो पावर रेटिंग हमें बता देती है कि जितनी ज्यादा पावर रेटिंग होगी उतना ज्यादा वो करंट ड्रॉ करता है। ठीक, तो 40 वॉट है तो कम करंट ड्रॉ करेगा, क्योंकि वोल्टेज हमारा घर के अंदर कांस्टेंट रहता है, पैरेलल में कनेक्शन होते हैं घर के अंदर। ये आप बेसिक समझ लो, वाइवा में पूछा जाता है कि घर के कनेक्शन कैसे होते हैं। तो घर में जितने भी, ये मान लो एसी लगा है, फ्रिज लगा है, रेफ्रिजरेटर, फैन लगा है, तो ये सारे के सारे पैरेलल में लगे होते हैं, और पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है 230 वोल्ट, सबको 230 वोल्ट मिल रही है। तो हम एक जगह 40 वॉट का बल्ब लगाएं पैरेलल में और इनको 230 वोल्ट दे दें, और एक जगह 100 वॉट का लगाएं, तो ऑब्वियस सी बात है करंट इसमें कम जाएगी। ठीक है, यहाँ वोल्टेज ज्यादा है तो करंट इधर ज्यादा ड्रॉ होगी, तो जहां ज्यादा वोल्टेज वहां ज्यादा करंट ड्रॉ होगी। इसलिए हमने हीटर के केस में, क्योंकि ये हीटर है, वोल्टेज ज्यादा है तो करंट ज्यादा ड्रॉ करेगा, लोड ज्यादा है इस पे, लोड मतलब करंट ज्यादा लेगा, तो इसके लिए हमने 16 एम्पियर का सॉकेट लगाया था। इसलिए आपा लोग हमेशा हीटर, अवन, ऐसे जो चीजें हैं बड़े बड़े सॉकेट पे लगाते हैं, 16 एम्पियर का देखा होगा, ऐसे ऐसे बना रहता है, उसमें बड़ा सा सॉकेट होता है, इस वजह से लगाते हैं, क्योंकि इससे हम ये जो जनरली है, जितनी ज्यादा वोल्टेज उतना ज्यादा करंट ड्रॉ, उतना ज्यादा करंट ड्रॉ उतना बड़ा सॉकेट लगाना पड़ेगा, बात खत्म। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला है पावर का, वॉट इसकी ऐसा यूनिट, और इसको हम कह सकते हैं एम्पेयर वोल्ट। ठीक, एम्पेयर वोल्ट भी कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं एनर्जी पे। एनर्जी, एनर्जी कहाँ पढ़ी है अपन ने, पढ़ी सबने है, सब भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं, अब सुनो। एनर्जी इज द टोटल वर्क डन इन अ सर्किट, यानी एनर्जी कंज्यूम कितनी हुई है, कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई है
कितना वर्क हुआ है ये पता करते हैं एनर्जी से। एनर्जी का फॉर्मूला होता है, सॉरी, पावर का एक और फॉर्मूला होता है W/T, यानी वर्क डन अपॉन में टाइम। कितना वर्क डन हुआ एक टाइम पीरियड में, वो पावर होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क अपॉन में टाइम। तो एनर्जी क्या होगा, पावर इनटू टाइम, यानी वी आई पावर का फॉर्मूला इनटू में टी, वी आई टी कॉलेज का नाम नहीं है, एनर्जी का फॉर्मूला है वी आई टी, ये याद रख लो। यूनिट क्या आई, वोल्ट की यूनिट वोल्ट, आई की यूनिट एम्पेयर, टी की यूनिट वोल्ट एम्पेयर सेकंड, और इसी को हम कह देते हैं जूल्स। वहीं पे इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, वोल्ट वॉट सेकंड। वॉट क्या हो गया, पावर की यूनिट वॉट, टाइम की यूनिट सेकंड, इसकी एसआई यूनिट हो गई, इसको भी हम कहेंगे जूल ही। एनर्जी की एसआई यूनिट जूल होती है, इसको ऐसे भी सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं कि वॉट सेकंड की यूनिट है। ठीक, अब हमने इसका प्रैक्टिकल कहाँ देखा है, जब तुम्हारे घर वाले या तुम इलेक्ट्रिसिटी बिल भरते हो तो वो पावर थोड़ी देखता है, वो देखता है कि तुम्हारे घर में कितनी एनर्जी कंज्यूम करी है, एनर्जी कंज्यूम, और वो आता है किलोवाट आवर में। अच्छा, ये किलोवाट आवर किसकी यूनिट हुई, किलोवाट देख रहे हो, पावर की यूनिट है, आवर किसकी यूनिट है, टाइम की यूनिट है। ऐसा यूनिट तो नहीं है, लेकिन यूनिट किसकी है, पावर की, टाइम की। पावर इंटू टाइम क्या होता है, एनर्जी। तो बता क्या रहा है, एनर्जी। तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो हम इलेक्ट्रिक बिल में देखते हैं वो क्या होती है, तो एनर्जी की यूनिट है, किलोवाट आवर। अगर मैं इसको चेंज करूं आर में और इसको किलोवाट में, तो वो मुझे एनर्जी बताएगी किलोवाट आवर में। एक यूनिट ऑफ एनर्जी 1 किलोवाट आवर। ठीक, किलोवाट आवर, किलोवाट मतलब 1000 वाट, आर मतलब 60 इंटू 60 सेकेंड, 60 मिनट, और हर मिनट में 60 सेकेंड, तो 3600 इंटू में 1000, ये हो गया आपका इसमें कन्वर्ट। ठीक है, तो ये 36 लाख वॉट सेकेंड, यानी 36 लाख और 3600 किलो जूल, जूल्स, ये आपकी 1 किलोवाट आवर होती है। एक यूनिट ऑफ बिजली मतलब 3600 किलो जूल, यानी 36 लाख जूल एनर्जी आप कंज्यूम करता है आपका घर, तब एक यूनिट बिजली होती है कंज्यूम। ठीक है, आई थिंक तुम्हें समझ में आ गई होगी सारी चीजें, फॉर्मूले वगैरह, पावर का फॉर्मूला, एनर्जी का फॉर्मूला, यूनिट वगैरह। तो ये बेसिक चीजें हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की। इलेक्ट्रिकल वालों के लिए भी यही बेसिक चीजें हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल में फर्क ये है, वो हायर, यानी अगर, ये भी समझा देता हूं, अगर तुम वोल्टेज या करंट की वैल्यू किलोवोल्ट, मेगावोल्ट, मेगा एम ले लो बड़ा, ठीक है, वोल्ट, किलोवोल्ट, मेगावोल्ट में ले रहे हो, तो ये तुम्हारे इलेक्ट्रिकल ब्रांच वाले पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में वोल्ट, नैनोवोल्ट, मिलीवोल्ट, यानी 10 की पावर -3, 10 की पावर -9, 10 की पावर -6, सॉरी, ठीक है, 10 की पावर -6, 10 की पावर -9 ऐसे लेते हैं। ये 10 की पावर 3, 10 की पावर 6 गीगा वोल्ट हो गई, 10 की पावर 9। तो ये हो गई इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, और ये हो गई इलेक्ट्रिकल वालों के लिए। तो बेसिक कंसेप्ट दोनों के लिए सेम ही है। ठीक, आई थिंक तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन है कि भाई, तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, तुम सोचोगे, कमेंट सेक्शन में बताओगे, फिर हम इसको एंड करते हैं। क्वेश्चन है कि जितने भी सर्किट आप आसपास देखते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रॉनिकल सर्किट, जितने भी आप इस दुनिया में देखते हैं ना, वो आखिर वर्क क्यों करते हैं, आखिर उनके अंदर हो क्या रहा होता है जिस वजह से वो वर्क कर रहे हैं। ये पंखा चल रहा है, आखिर इसमें हो क्या रहा है जिस वजह से चल रहा है। अगर मैंने एक तार से एक बल्ब लगा रखा है, तो आखिर वो बल्ब जल क्यों रहा है। ये रीजन आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए,
फिर मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है, आखिर इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर होता क्या है, आखिर व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट सर्किट टू वर्क। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दो, अपने दोस्तों के संग जिनको ये नॉलेज बांटना चाहते हो तो शेयर कर दो, और सब्सक्राइब कर दो अगर तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में और पढ़ना है इस चैनल को। इस चैनल पर अक्सर ऐसी वीडियोस आती रहती है और ये सीरीज तुम्हें जीरो से लेकर हीरो तक बना के छोड़ेगी। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।